सब पूरा आदिवासी समाज और देश के प्रबुद्ध नागरिक महानायक क्रांतिवीर रेंगा कोरकू की जयंती मना रहे हैं। यह दिन भारत में और विशेष करके आदिवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन हम सब लोग काफी बड़ी संख्या में जो पहाड़ी एरिया है, जिसको सतपुड़ा, सह्याद्री और जो बाकी आदिवासी क्षेत्र है, बैकवर्ड क्षेत्र है, वो क्षेत्रों में आज से 100 साल पहले जो वातावरण होता था, उस वातावरण के बहुत सारे प्रमाण हैं। पहले हमारे लोग एक जगह आने का, जिस प्रकार आप वो भगोरिया और ये बाकी सब तिथियों पे आप लोग देखते हैं कि आदिवासी समाज के लोग एक जगह आते हैं, बैठते हैं किसी झाड़ के नीचे, विशेष करके महुए के झाड़ के नीचे। तो ये प्रथा, जहां तक के मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रथा तब होती है जब आपको जमीन का आवंटन होता है। रेंगा कोरकू के जन्मदिन के दिन उनके जिंदा रहते हुए जब जमीन का आवंटन होता था, तो किसी ना किसी का जन्मदिन या किसी ना किसी के घर में कोई कार्यक्रम या कोई विशेष तिथि के अवसर पे ही जो जमीन साहूकार लेते थे, वो जमीन के पेपर, वो जमीन उनको लौटाना, ये कार्यक्रम भगवान टंटे भील करते थे। और आज का दिन 22 जुलाई जो है, ये ऐसा प्रमाणित भी हो रहा है। लेकिन अभी कैसा है कि काफी दिनों से इन महाक्रांतिकारियों के जो इतिहास था, इनका जो इनका बेसिक इतिहास था, इस इतिहास को दबा के रखा गया था। आपको शायद ये बात बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि भारत में 47 यानी 47 क्रांतिकारी, जो बहुत आदिवासी क्रांतिकारी है, जिनको इतिहास में जानबूझकर दबा के रखा गया था, छुपा के रखा गया था, उनका संशोधन करके, उन पर काम करके बिरसा ब्रिगेड, मिशन आदिवासी भारत और आदिवासी बचाओ आंदोलन के माध्यम से, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल के माध्यम से, जो आदिवासी मिशन है, इसके माध्यम से हम लोगों ने भारत के ऐसे 47 क्रांतिकारियों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी विशिष्ट जानकारी के बारे में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए, उस पर संशोधन किया, उस पर खोज की और समाज के सामने लाने का प्रयास किया। महानायक क्रांतिकारी रेंगा कोरकू के बारे में मैं जिस अंदाज में आज आप लोगों से बात करना चाहूंगा, उस अंदाज को आपको समझना पड़ेगा। साथियों, भारत आजाद होने के पहले और आजाद होने के बाद जिन नाम को, जिन क्रांतिकारियों को जानबूझकर षड्यंत्रपूर्ण तरीके से दबाया गया, उनके इतिहास को उस समाज के सामने नहीं जाने दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये सच्चाई है कि उनको, उनके इतिहास को उस समाज के सामने जाने नहीं दिया गया। स्वयं हमारे कोरकू जनजाति के भाई, जहां पर रेंगा कोरकू जी का जन्म हुआ है, उस क्षेत्र के लोग भी आज रेंगा कोरकू का नाम नहीं लेते। वो जानते ही नहीं, वहां की जनरेशन नहीं जानती रेंगा कोरकू कौन है। इसका मुख्य कारण था कि भगवान टंटे भील के इतिहास को ही खत्म कर दिया गया। ये जो क्रांतिकारी थे, रेंगा कोरकू, टंटे भील, इनके बारे में एक ऐसा दुष्प्रचार किया गया
आप जानते हो दुष्प्रचार करने वाले कौन है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब हम रेंगा कुरकू के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारे सामाजिक पिता है। कंटाभिल के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक पिता है। आपके पारिवारिक माता पिता अलग हो सकते हैं, आपके अलग है। और जो पारिवारिक सामाजिक माता पिता होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो उस समाज की सुरक्षा के बारे में, उस समाज के अधिकारों के बारे में, उस समाज के संघर्ष के बारे में और उस समाज के लिए अपना सब कुछ गवा कर, अपनी जान निछावर करके उस समाज की रक्षा करने के लिए जो क्रांतिकारी, जो महानायक, महापुरुष हमारे सामने आते हैं, उनको हम अपने समाज का पिता बोलते हैं, सामाजिक पिता बोलते हैं, सोशल गार्जियन बोलते हैं, सामाजिक पालक, चालक, पालक और मालक। ये उस वक्त आदिवासी समाज के चालक, पालक और मालक हुआ करते थे। जो आदिवासी समाज की जमीनें छीन ली गई थी, जिस आदिवासी समाज को जानवर से भी ज्यादा तुच्छ किस्म का व्यवहार उस आदिवासी समाज के साथ किया जाता था, उसी आदिवासी समाज के ये महानायक है। उसी आदिवासी समाज के चालक, पालक और मालक, जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर। गार्जियन यानी पालक, ओनर यानी मालक और ड्राइवर यानी चालक। जीओडी गॉड यानी उस समाज के गॉड, आदिवासी समाज के गॉड यानी रेंगा कुरकू, महानायक कंटाभिल, राघोजी बांगरे, उधर बाबूराव शेरमाके, इधर आप महानायक भगवान बिरसा मुंडा को भी ये करेंगे। ऐसे जितने क्रांतिकारी हमारे हैं, उनके बारे में हम लोगों ने इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आप एक सामाजिक दृष्टिकोण से जब इनके तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके माँ बाप से भी ज्यादा आपके सामाजिक भविष्य के लिए चिंतित थे। एक तरीके से ये हमारे भगवान थे, ये हमारे सच्चे देवता थे। मैं बता रहा था रेंगा कुरकू के बारे में। रेंगा कुरकू का घर और तहसील ऑफिस, वहां का जो नोटिंग होता था, जिसको सर्वे फॉरेस्ट ऑफिस, ये इतने नजदीक थे कि यहाँ पर रेंगा कुरकू के बारे में पुलिस स्टेशन, ये इतने नजदीक थे कि यहाँ से रेंगा कुरकू के बारे में किसी भी टाइप का रिकॉर्ड आसानी से लोगों तक के उपलब्ध किया जा सकता था। लेकिन षड्यंत्र ऐसा हुआ कि रेंगा कुरकू के बारे में आदिवासी समाज के लोगों को मालूम होना ही नहीं चाहिए, ऐसा एक षड्यंत्र चलाया गया ताकि आदिवासी समाज के लोग ये ना जान सके कि ये शहीद चाहते क्या थे, ये किस लिए मरे, किस लिए ये शहीद हुए, किस लिए फांसी के तख्ते पे गए, किस लिए अपना सब कुछ समाज के लिए कुर्बान कर दिया। उस उद्देश्य को आपके सामने नहीं लाना चाहते थे, उस इतिहास को आपके सामने नहीं लाना चाहते थे, ताकि आप दूसरी बार फिर से अपना संघर्ष या खिलाफत, जिसको विद्रोह बोलते हैं, वो ना कर सके। ऐसी पूरी षड्यंत्र को आंक कर हमारे जितने शहीद थे उनके इतिहास को इन्होंने दबाया है। चाहे रेंगा कुरकू हो, राघोजी बांगरे हो, कंटाभिल हो, बाबूराव शेरमाके हो या बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, सिद्धू कानू हो, गुंडाधुर हो, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, इन सब क्रांतिकारियों के बारे में एक जैसी पॉलिसी अपनाई गई। मैं ये उन पे बात शुरू करने के पहले मैं आपको बता रहा हूं कि सभी आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में इस देश के उच्च वर्णीय, इस देश के प्रस्तावित लोगों ने एक जैसी पॉलिसी अपनाई है। मैं इसको पॉलिसी नहीं बोलूंगा, माफ करना, ये एक जैसा षड्यंत्र अपनाया गया है आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों को उनका इतिहास नहीं मालूम, इतना डर गए थे कि किसी ने अपने बच्चे का नाम रेंगा कुरकू नहीं रखा उसके बाद। ये हमारे लिए मरने वाले लोग हैं और इन्हीं का ही नाम हमारे समाज में चर्चित नहीं होने दिया, इन्हीं का नाम हमारे समाज में जाने नहीं दिया। जो हमारे लिए जान दी, जिन्होंने अपने लिए, हमारे समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिनके बदौलत आज हमारे पास जल, जमीन और जंगल है, उन महानायक भगवानों को
हमारे दैवत जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारे पूर्वज, वो उनका इतिहास हमको नहीं मालूम होना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया, बाबा साहब ने बोला कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज अपना इतिहास बना नहीं सकता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं महानायक क्रांतिवीर रेंगा कोरकू के बारे में आपको बताना चाहता हूं। महानायक रेंगा कोरकू ये भगवान टंटा भील के सबसे विश्वसनीय सैनिक के रूप में उनके साथ काम करते थे। उनकी सभी योजनाओं की रणनीति जो थी वो रेंगा कोरकू बनाते थे। कुछ लोगों ने रेंगा कोरकू को बदनाम करने की कोशिश की कि भैया ये दूसरी क्लास तक के ही स्कूल में पढ़े। आपको मैं बता देना चाहता हूं, कुछ रिकॉर्ड्स उपलब्ध हो रहे हैं कि अंग्रेजों के साथ में भेष बदलकर, अपना वेश बदलकर बहस किए रेंगा कोरकू ने, और वो भी अंग्रेजी में। ये पूरी टीम बहुरूपिया टीम होती थी। जिस प्रकार भगवान टंटा भील भेष बदल के कहीं पर भी किसी से मिलते थे, लोगों के बीच में जाते थे, वैसे रेंगा कोरकू भी इसी तरीके से उनका कार्य रणनीति रहती थी, उनके कार्य करने की प्रणाली रहती थी। रेंगा कोरकू जी को इंग्लिश का ज्ञान था, कोरकू भाषा का ज्ञान था, भिल्लाली भाषा का ज्ञान था, भिल भाषा का ज्ञान था, उनको गोंडी भाषा का ज्ञान था, उनको 6 आदिवासी भाषाएं आती थी, मराठी भी जानते थे। उसके एविडेंस मिले मेलघाट में। अकोला तक, महाराष्ट्र के अकोला तक के रेंगा कोरकू जी के इतिहास मिल रहा है, बिरसा टंटा भील का इतिहास मिल रहा है। चंद्रपुर में इनका कांटेक्ट हुआ बाबूराव शर्मा के साथ में। ये सच्चाई है। रेंगा कोरकू एक बड़ा अलग सब्जेक्ट है हमारे लिए। आप जानते हो, एनिमिस्टिक लैंग्वेज, पक्षियों की भाषा, प्राणियों की भाषा, और जंगल में रहते हैं क्योंकि इसको जंगली भाषा बोलते हैं। हमारे इसमें जंगली बोल बोलते हैं। तो ये जो जंगली बोल है भाषा, यानी प्राणियों की आवाज में बात करना, पक्षियों की आवाज में बात करना, उसके संकेत देना, और पक्षी एक झाड़ से दूसरे झाड़ में वो संकेत देते थे, वो तीसरे झाड़ को संकेत देते थे, वो पक्षी पूरे जंगल में ये संकेत फैला देते थे। तो ये जो टेक्निक थी, ये रेंगा कोरकू के पास में थी। इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, उसको अनपढ़ बोलना, उसको चोर बोलना, डकैत बोलना, ये बोलने वाले कौन है? इनको पहचानने की कोशिश करिए। जब टंटा भील, रेंगा कोरकू और बाकी क्रांतिकारियों का जीवन था, तब उनको क्रिमिनल ट्राइब शब्द से सामना करना पड़ा। तब इनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, गुनहगार जमात। जहां भी ये आदिवासी गुनहगार क्रिमिनल ट्राइब दिख जाते थे, इनको गोलियां मार दी जाती थी। उसके खिलाफ में, इनके मरने के खिलाफ में, अगर आप पुलिस कंप्लेंट भी करोगे तो वो पुलिस कंप्लेंट ली नहीं जाती थी। ये सच्चाई थी उस वक्त, जब ये लोग, ये महानायक क्रांतिकारी लोग हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे। तब क्रिमिनल ट्राइब यानी गुनहगारी जमात आज वनवासी, कोई फर्क नहीं हुआ। जंगल में रहने वाले, ये मानववाचक शब्द भी नहीं है। आज हमको जो वनवासी बोल रहे हैं, पहले हमको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे और मारते थे, आज वनवासी बोल के और नक्सलवादी बोल के मारते। ये भाषा में और उनकी जो षड्यंत्र है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वही षड्यंत्र को वो लोग दूसरे रूप में आपके सामने परोस कर रख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रेंगा कोरकू का इतिहास
हम लोगों के बीच में आया क्यों नहीं? जो आया है मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। पहले इस बात पे बात किया जाए कि ये इतिहास हमको पता क्यों नहीं हुआ। आपके सामने 3 सवाल है। इतना बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति रहने के बावजूद ये इतिहास हमको क्यों नहीं मालूम हुआ? कौन है इस इतिहास को दबाने वाले लोग, और किन लोगों ने भगवान टंटाबिल, रेंगा कोरकू और उनके साथियों के खत्म करने की साजिश रची थी? ये 3 चीजें जब आप आज के दिन हम शहीद क्रांतिकारी भगवान टंटाबिल और रेंगा कोरकू को जब हम याद कर रहे हैं, तो ये 3 बातों पे आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि ये इतिहास हमको क्यों नहीं पता चला, इस इतिहास को किसने दबा के रखा, और किन लोगों ने भगवान टंटाबिल और रेंगा कोरकू को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से खत्म करने की प्लानिंग की। आपको आपका दोस्त और दुश्मन समझ में आएगा। रेंगा कोरकू केवल कोरकू आदिवासी तक सीमित नहीं रहे, हर जनजाति में काम था उनका, क्योंकि उनमें सामाजिकता थी। वो सामाजिक मिशन को जानते थे, उनको समाज के बारे में नॉलेज था। वो जानते थे कि ये सब एक ही खून के लोग हैं। आज जो हमारे लोग भील, बिलाला, बारेला, गोड़, प्रधान, कोरकू, आंध और वगैरह वगैरह जो आदिवासियों में भेदभाव करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को ये मेरा खुला आह्वान है, उन लोगों ने इस पर विचार करना चाहिए कि जिसको ये लोग अनपढ़ बोल रहे थे, डकैत बोल रहे थे, चोर बोल रहे थे, उसी भगवान टंटाबिल और उसी क्रांतिकारी महानायक रेंगा कोरकू ने आपके समाज को जिंदा रखा। शर्म की बात यह है कि हमारे कुछ अधिकारी कर्मचारी आज भी हमारे क्रांतिकारियों के बारे में, महानायक टंटाबिल के बारे में, रेंगा कोरकू के बारे में इसी टाइप की भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारे शत्रु करते हैं। जिनको आदिवासी क्रांतिकारियों से चिढ़ है, आदिवासियों से चिढ़ है, वो आदिवासियों का नाम, उनकी पहचान, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उनके सामने पेश करते हैं, उनकी सोच को धार्मिक बना रहे हैं। जबकि आदिवासी ये सांस्कृतिक जीवन को जीने वाला समूह है, समाज है। हम किसी धर्म को, धर्म तो अभी आया, आदिवासी तो यहां भगवान से पहले रह गए। इस देश में भगवान बाद में आए, पहले आदिवासी आए। ये सच्चाई है। ये जो मेघनाथ का मेला हम लोग जो देख रहे हैं अभी मेलघाट वगैरह में, ये रेंगा कोरकू ने शुरू किया है। ये रेंगा कोरकू की देन है। जो बैरम बाबा का स्थान आप देखते हैं, रेंगा कोरकू के रहते हुए इस बेल्ट में, सतपुड़ा के बेल्ट में एक भी मंदिर नहीं बना। उन्होंने निसर्ग में जो आदिवासियों की मूल संस्कृति है उसको वही मानना चाहिए, इस बात का प्रस्ताव किया। आज जो हम लोग ग्राम सभा की बात करते थे, जिसको कूड़ा बोलते हैं, जिसको कस्बा बोलते हैं, ऐसे कूड़े में, ऐसे पंचायत में ये जो ग्राम सभा का जो आप लोग आज देख रहे हैं, ये ग्राम सभा की जो कल्पना है, ये रेंगा कोरकू और भगवान टंटाबिल की कल्पना है। इन्हीं की वजह से हम आज वो ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची के अधिकार और ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। हम 5वीं अनुसूची के अधिकारों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे, जिनकी वजह से ये अधिकार हमारे हिस्से में आए, उनको हम सैल्यूट भी नहीं करते हैं। जब हम ही नहीं करेंगे हमारे शहीदों को सैल्यूट, तो देश के लोग क्यों करेंगे? वो तो चाहते ही आदिवासियों का कोई नाम सामने ना आए। ये तो षड्यंत्र ही चल रहा है कि आदिवासी समाज का आदमी और आदिवासी नाम का आदमी इस देश में दिखाई नहीं देना चाहिए। इस देश के मालिक को पूरी तरह खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये उस वक्त भी चल रहा है। और उनके खिलाफ की जो बगावत है, उनके खिलाफ जो बगावत रेंगा कोरकू ने की है, वही रेंगा कोरकू के मिशन को, उसी भगवान टंटाबिल के मिशन को, उसी क्रांतिकारी राघोजी भांगरे के मिशन को, बिरसा मुंडा के मिशन को आज हम लोग पूरे समाज के सामने 12 राज्यों में चला रहे हैं। पूरे बहुत जल्दी ये पूरा देश में और विदेश में भी विश्व स्तर तक के रेंगा कोरकू और ये सब जो हमारे शहीदों का मूवमेंट है, ये लेके जाएंगे।
और उसको पहुंचाना है, इसी लक्ष्य पर काम जारी है। साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी क्या बात थी कि ये लोग समाज के लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए? अगर ये लोग फांसी के तख्ते पे अपने लिए नहीं चढ़ते तो आज जो आदिवासी समाज नाम की आपके सामने कल्पना सामने आई, जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है आदिवासियों का, वो होता क्या, ये बताइए। मेरे को किसी भगवान ने आदिवासियों को नहीं बचाया। भगवान के माध्यम से तो आदिवासियों की संस्कृति को खत्म कर दिया इन्होंने। आज हमारी आने पीढ़ी को भैरव बाबा मालूम नहीं है, भैरव बाबा होता क्या है ये मालूम नहीं। भैरव बाबा नहीं मालूम, रेंगापुर को नहीं मालूम, टंट्या भील नहीं मालूम। हमको मंदिर है, रामायण महाभारत हमारे दिमाग में डाली गई है, जबकि इससे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आदिवासी मेघनाथ का मेला क्यों करता था? रावण के सुपुत्र का मेला क्यों करता था? वो भीमाल पेन को क्यों मानता था? जो पानी आता है, फसल आती है, हवा आता है, धुन आता, तब ये भीम नाम की जो विशेष पूजा पद्धति है ये आदिवासियों में है। और आदिवासी क्षेत्रों में भीम ये बहुत प्रसिद्ध नाम है। ये महाभारत का भीम नहीं है, उससे भी हजारों साल पहले का भीम है जो हम लोग मानते हैं। भीम का मतलब होता है पानी, हवा, तूफान, बिजली, इसको भीम बोलता है आदिवासी। इन बातों पर रेंगा कोरकू का बहुत अच्छा अध्ययन था। रेंगा कोरकू के द्वारा पूरे सतपुड़ा में 142 केंद्रों का निर्माण किया गया, जिनको सांस्कृतिक केंद्र बोले। और यही 142 केंद्रों की वजह से सतपुड़ा पर रहने वाले आदिवासियों में आदिवासियत जिंदा है। जब होलकर एम्पायर था, वहां पर होलकर राज्य था, उस होलकर राज्य से बगावत उनके माध्यम से यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार उस वक्त करने की बात चल रही थी। मंदिरों का निर्माण, ओमकारेश्वर, ये मंदिर आदिवासियों के, ये इनका जमीन का राजा आदिवासी है, ये राजा आदिवासियों के ही अंडर में जमीनें थी। लेकिन आज उल्टा हो गया, ये मंदिरें बन गए और उनका कंट्रोल दूसरों के पास में चले गया। हमारे ब्राह्मण भाई उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जमीन आदिवासी की, सब कुछ आदिवासियों का, नियंत्रण ब्राह्मण भाई। इस पर भी कोई ये नहीं है। मसला ये है कि आप किस अवस्था में हो। भगवान जवाबदार नहीं है। भगवान को हम उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि भगवान के भरोसे समाज का निर्माण गलत। समाज, ये समाज का आदमी बनाता है, ये मानव प्रक्रिया है, और इसको निर्माण करने का और इसमें परिवर्तन लाने का काम भी आदमी करता है। ये बात रेंगा कुरकू ने बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान टंट्या भील को बोली, जो उन्होंने जेल में बोला है। टंट्या भील ने अपने साथियों को बताया कि रेंगा कुरकू ने एक बात बोला था। देखिए, इस पर से यह बात साबित होती है कि भगवान टंट्या भील रेंगा कुरकू के बारे में क्या सोचते थे और रेंगा कुरकू कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका इतिहास तोड़ मड़ोड़ के बताया गया है। आदिवासियों का वास्तविक इतिहास अभी सामने आना बाकी है और हम लाएंगे इसको। तो भगवान टंट्या भील ने बताया कि दुश्मन सिद्धांतों पे काम नहीं कर रहा है, दुश्मन षड्यंत्रों पे काम कर रहा है। भगवान टंट्या भील से क्रांतिकारी रेंगा कोरकू ने बोला, भगवान जो हमारे दुश्मन है वो सिद्धांतों पे काम नहीं करते, वो षड्यंत्रों पे काम करते हैं। और अगर हमको षड्यंत्र को जवाब देना है तो हमारे पास रणनीति का होना बहुत जरूरी है। ये बात भगवान टंट्या भील को रेंगा कोरकू ने समझाया, और रेंगा कोरकू की ही रणनीति का नतीजा है कि आज पूरे सतपुड़ा में आदिवासियों के पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीनें हैं। ये मामूली बात नहीं है भाई, ये किसी राजा ने आपको नहीं दिया, किसी भगवान ने भी नहीं दिया आपको जमीन। जिस जमीन के भरोसे आप जिंदा है
आप रिकॉर्ड निकालिए, वो जमीन आपके पास आई कैसी। इस पर अगर जब आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जमीन का जो अधिकार हमको आज मिला है, जिस जमीन पे हम जोत रहे हैं, जिस पर अनाज उगा के हम अपने बाल बच्चों का हमारा पेट पाल रहे हैं, ये अधिकार जमीन पर हमको इन्हीं क्रांतिकारियों ने मिला है। इन्हीं की वजह से ये जमीन हमारे हिस्से में आई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आरक्षण नहीं था, नौकरियां नहीं थी, इंसान के जिंदा रहने का सबसे बड़ा एकमेव स्रोत था जमीन। तब कहां कारखाने थे, तब साहूकार लूट लेते थे हम। ये लोग हमसे लिखवा लेते थे, अंगूठे ले लेते थे। हमारी 10-10 एकड़ जमीन को 5 रुपए में, 3 रुपए में इन्होंने लिखवा लिए। हमारी मजबूरी का फायदा उठाए। एक पोता अनाज, 25 किलो अनाज के बदले 10 एकड़ जमीन हम लोगों ने दे दी। पानी के लिए जमीनें दी है। इतना शोषण था आदिवासियों का। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ यहाँ के पूंजीपति लोग, यहाँ के जमींदार लोग, यहाँ के उच्च वर्णीय लोग, ये सब आदिवासियों का शोषण करते थे मिलकर। तो ये लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ में थी, और चतुराई से अंग्रेजों की तरफ उंगली कर देना और अपने आप को बाहर निकाल लेना, ये षड्यंत्र है। सच्चाई जब आपको समझ में आएगी, जब आपके सामने सच्चाई आती है, तो आपको महसूस होता है कि अंग्रेजों से ज्यादा तकलीफ जमींदारों ने आदिवासियों को दी है, उच्च वर्णीयों ने आदिवासियों को दी। हमको एक जानवर से भी ज्यादा निपट कर ट्रीटमेंट दिया गया इस देश में। आज आपको जो नौकरियां मिली, कई लोगों के मन में ये सवाल था सतपुड़ा के सह्याद्री के बेल्ट में कि नौकरी आई कहां से। होलकर अंपायर में और अंग्रेजों के बीच में साठगांठ हो गई। ये पुलिस में नौकरी, ये पहली नौकरी आदिवासियों के हिस्से में आई। यही से सरकारी नौकरियों में आदिवासियों को हिस्सा मिला, क्योंकि आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं। आप इतिहास के पन्नों में जाइए, आपको पता चलेगा ये लोगों ने भगवान टट्टाभिल को क्रिमिनल ट्राइब बोले, रेगा कोटू को क्रिमिनल ट्राइब बोले। इनको शहीद नहीं बोला गया, इनको गुनहगारी जमात बोले। यानी उस वक्त आदिवासी के पेट में बच्चा पैदा होना भी पैदाइशी वो गुनहगार होता। ऐसा कानून हमारे खिलाफ में इस देश में रहा, हमारे ही देश में, हमारे ही खिलाफ। ये बड़ी विचित्र बात है। आप अगर इसको नहीं समझते हो तो आप इनके आंदोलन को समझ ही नहीं सकते हो कि वास्तव में रेंगाकुर्कू क्या चाहते थे, टंटा भील क्या चाहते थे। ये नहीं, हमको समझेगा ही नहीं। बुनियादी बात ये थी, और इसी चीज ने हमारे पूरे समाज को बहुत बुरी तरह खतरे में लाया। ये षड्यंत्र था यहाँ के पढ़े लिखे जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, धर्मपंथ के लोगों ने। जमींदारों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि हम बगावत करते थे। हमको बगावत करने के पहले घोषित कर दिया गया क्रिमिनल ट्राइब, गुनहगारी जमात, इनको मारो। इनके ऊपर, जिसको मारने पर भी इनकी कोई केस नहीं, यानी हमारे लिए न्याय वर्जित था। देयर वॉज नो जुडिशरी फॉर अस, नो जस्टिस फॉर अस। हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। एक बार मार दिए, जिस प्रकार राक्षसों को मारा जाता था कि राक्षस को जिसने मार दिया उसको बहुत बड़ा वीर बोलते थे, वैसी क्रिमिनल ट्राइब। और अब वनवासी और नक्सलवादी कहकर आदिवासियों को मारने का जो षड्यंत्र चालू है, ये उसी कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है। सिर्फ इनकी टेक्निक बदल गई है, सोच तो वही है आदिवासियों को। ये दिखाई दे रहा है। हमको उस जमीन का मालिक नहीं बोलते थे, जबकि भगवान टंटाभिल को हर आदमी एक दूसरे को, रेंगाकुर्कू और टंटाभिल एक दूसरे को मालिक बोलते थे। एक दूसरे को मालिक, यानी वो एक दूसरे को संबोधित करते थे कि हम इस जमीन के मालिक हैं। गरीब से गरीब आदमी को भी उन्होंने बोला, रेंगाकुर्कू ने, मालिक बोलो, अपने आप को मालिक बोलो मालिक। यानी एक दूसरे को आदिवासी संबोधित करते थे। उस वक्त कोई जय राम जी या नमस्कार या नमस्ते ऐसा अभिवादन नहीं होता था, एक दूसरे को मालिक बोलते थे। ये टंटा मामा ने पूरे क्षेत्र में,
पूरे सह्याद्री से लेकर तो सतपुड़ा तक ये पहाड़ों पे ये संस्कृति थी कि हम एक दूसरे को मालिक बोला करते। ये सोच थी इसके पीछे, बिगड़ सोच के ये बात नहीं बोली गई। जैसे ही आदिवासी एक दूसरे को मालिक बोलते हैं, उनमें एक भावना और एक स्वाभिमान खड़ा हो जाता है कि हम इस जल जमीन के मालिक हैं। इस पर से सोच सकते हैं कि रेंगा कुर्कू का माइंड क्या होगा, कैसा माइंड होगा रेंगा कुर्कू का, क्या चाहते हैं वो। उस नंगे भूखे आदमी को, जिसके पास घर नहीं है, जिसकी छत के ऊपर में लकड़ियां है, ऐसे व्यक्ति को वो मालिक करके संबोधित करते थे। जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, उसको इस देश का मालिक बोलता था रेंगा कुर्कू। टंटा भील, राघोजी भांगरे, आखिर ये चाहते क्या थे? कितनी बड़ी सोच है। और उनको अनपढ़ बोलना, उनको चोर बोलना, उनको डकैत बोलना, ये आदिवासियों का नहीं, ये उनके दुश्मनों का षड्यंत्र है। और हम जो आज अपने आप को वनवासी बोल रहे हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों को चोर, डकैत, बहुत बड़े गुंडे, और ये अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़े, केवल अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ में तो हम लड़े ही लड़े, हमारे अलावा किसी ने नहीं लड़ा। 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। जो लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है, उसका इतिहास दबाया गया। वो 70% लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़ी गई, वो संयुक्त लड़ाई लड़ी गई यहाँ की जमींदारों के खिलाफ में, यहाँ के उच्च वर्णियों के खिलाफ में, जो यहाँ पर बाकी सब चीजों को, आदिवासियों का शोषण करते। ये लड़ाई है। तो ये बोला जाता है बड़े प्यार से, आपको आपके दिमाग में डाला जाता है कि ये अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े थे, इसलिए स्वतंत्र सेनानी है। पहले क्यों नहीं बोलते थे स्वतंत्र सेनानी? ये खुल के क्यों नहीं बोलते कि इनकी लड़ाई किनके साथ में थी? जमींदारों के खिलाफ। क्या अंग्रेज जमींदार थे? ये परंपराओं के खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ थे, संस्कृति पे जो अटैक कर रहे थे आदिवासियों के, उनके खिलाफ में। ये अंग्रेज थे क्या? गांव के पाटिल पटेल के खिलाफ में ये अंग्रेज थे क्या? कौन थे ये? इसी देश के नागरिक हैं जो आज इस देश को बोल रहे हैं कि ये देश हमारा है। अरे आदिवासी इस देश का नागरिक नहीं, इस देश का मालिक है। ये बात रेंगा कुर्कू की आइडियोलॉजी थी, यही बात टंटा मामा की आइडियोलॉजी से आई है बात। इसी को आइडियोलॉजी बोलते हैं, इसी को सिद्धांत बोलते हैं। तो भी महानायक रेंगा कुर्कू ने बोला कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ सिद्धांत से नहीं लड़ रहा है, वो षड्यंत्र से लड़ रहा है, क्योंकि वो अतिक्रमणकारी है। उसको हमारी जमीन चाहिए, उसको जंगल चाहिए, उसको हमारा शोषण करना है, हमारी माँ बहनों का शोषण करना है, हम पे आक्रमण करना है, इसलिए वो षड्यंत्र कर रहा है, सिद्धांत नहीं। भारी है, उसकी नजर हमारी संपत्ति पर है, उसका एक में उद्देश्य है हमारा उद्ध्वस्तीकरण करना, हमारा अंत करना। तो ये जो सोच है, ये मानवतावादी सोच नहीं है, गैर मानवतावादी सोच है। इसलिए ये जो सोच है, ये सिद्धांत में नहीं हो सकती, ये षड्यंत्र में हो सकती। ये बात बड़ी आसानी से महानायक रेंगा कुर्कू ने समझाया कि हमारा दुश्मन हमारे साथ षड्यंत्र कर रहा है, और इस षड्यंत्र का सामना सिद्धांतों से नहीं हो सकता है। हमको एक सामाजिक रणनीति बना के करनी पड़ेगी। उसी रणनीति को मिशन का नाम हम लोग देंगे। और जो रेंगा कुर्कू की रणनीति है, जो टंट्या मामा की रणनीति है, जो बिरसा मुंडा की रणनीति है, जो हमारे क्रांतिकारियों की रणनीति है, बाबूराव शिर्माके की रणनीति है, राघोजी भांगरे की रणनीति है, इसी रणनीति को हमने नाम दिया है, जिसका नाम है मिशन आदिवासी। ये है मिशन, ये वजूद है आपके समाज का, ये आपकी समाज के चालक पालक मालक इसी मिशन से खड़े होंगे। जिनकी सोच रेंगा कुर्कू जैसी रहेगी, जिनकी सोच टंट्या भील जैसी रहेगी, जिनकी सोच बिरसा मुंडा जैसी रहेगी, जिनकी सोच राघोजी भांगरे जैसी, यानी आदिवासी क्रांतिकारियों की जैसी सोच वाले लोगों की एक टीम
जो समाज के प्रति पूरी जवाबदारी से बात करे, समाज के लिए समझदारी और ईमानदारी से काम करे, ऐसे लोगों की टीम निर्माण करने का काम रेंगा कुरकुरे ने किया। उस वक्त अकेले 27,000 ग्राम सभाओं का निर्माण किए थे सतपुड़ा में। 27,000 ग्राम सभाएं। आज हमारी एक 2700 हमारी शाखाएं भी है पूरे देश में। उन्होंने उस वक्त 27,000 ग्राम सभाएं बनाए और सब एक में रहते थे। कोई गोट अलग नहीं था, भील अलग नहीं था, भिलाला अलग नहीं था, बारेला अलग नहीं था, कोरकू अलग नहीं था, सब एक जगह रहते थे। बैगा अलग नहीं था। इनको सबको एक जगह लाके बैठाना मामूली चीज है क्या? ये किसी भगवान ने काम नहीं किया, किसी राजा ने नहीं किया, ये इन लोगों ने किया। इसलिए ये हमारे सच्चे भगवान। आज का दिन आदिवासियों में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन उस महानायक का जन्मदिन है जिसने ये साबित कर दिया कि पढ़ा लिखा होना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है किसी भी चीज का ज्ञान रखना और पूरी ईमानदारी के साथ में उस चीज को अंजाम तक पहुंचाना, चतुराई के साथ में रणनीति बनाकर, मिशनरी बनकर। आपको शायद नहीं मालूम, रेंगा कुरकू जी के बारे में 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके प्रूफ हमको मिले। अंग्रेज अफसर लिखते हैं कि एक विशिष्ट दिन रेंगा कुरकू ने ये तारीख को यहां पर हमला किया। उसके दूसरे दिन दूसरी तरफ से खबर आती है कि आज रेंगा कुरकू ने वहां पर हमला किया। ये दोनों घटनाओं के बीच में 13 घंटे का, बात समझ लीजिए, ये 2 घटनाओं के बीच में 13 घंटे का अंतर है। और ये जो दूरी है ये करीब करीब 600 किलोमीटर की दूरी है। ये कैसे मुमकिन है कि 13 घंटे में रेंगा कुरकू 600 किलोमीटर पे जाके दूसरी घटना को अंजाम दे जाए? क्या स्पीड होगी, क्या टेक्निक होगी? आज हम ट्रेन से जाते हैं 600 किलोमीटर 6 घंटे लग जाते हैं। ये बिगर ट्रेन के 6 घंटे में, यानी 13 घंटे में वहां पे 600 किलोमीटर चल के उस घटना को अंजाम देने की बात करते हैं। क्या साधन होंगे, क्या जंगलों में करने का तरीका होगा इनका, क्या टेक्निक होगी? मामूली बात नहीं है। बहुत कम क्रांतिकारी है इस तरीके की सोच इनकी मिलती है। रेंगा कुरकू एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने खुद के ही खिलाफ में पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कराई। यकीन मानिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड पे है। खुद के खिलाफ में खुद कंप्लेंट कराई। क्या दिमाग होगा, क्या टेक्निक होगी, क्या काम करने का लहजा होगा, क्या कलेजा होगा, क्या डेयरी होगी? उस वक्त गौशाला करके नाम आई। ये जो गौशाला आप सुन रहे हैं ना, ये गौशाला की कॉपी है। गौशाला में हमारे बच्चों को बैठा के समझाया जाता था। उसको गोंडी में बोलते हैं, गोटुल। और उसको चलती फिरती गावरी भाषा, जो जंगली भाषा है, उसको गौशाला बोलते हैं। गौशाला नहीं, गौशाला यानी गांव में स्कूल। ये गौशाला नाम की चीज रेंगा कुरकू ने लाया पूरे भारत में। बाद में उसकी कॉपी हुई। इन्होंने स्कूल खोलने के बजाय गौशाला बना दिए गाय के लिए। गौशाला जो आप सुन रहे हैं अभी नाम, वो, लेकिन आदिवासियों में प्रचलित शब्द था गौशाला। ये गौशाला की भी जो निर्माण था, ये रेंगा कुरकू ने किया, जिसको आप लोग बदनाम कर रहे हैं दूसरी पास है। उस वक्त स्कूल की कंसेप्ट लाए थे इन्होंने। उस वक्त गांव में स्कूल, हमारा स्कूल, हमारे बच्चे को हमारे ही लोग बताएंगे, समझाएंगे। किताबें नहीं थी लेकिन ज्ञान था वहां। संस्कृति का ज्ञान, समाज का ज्ञान,
अपने अधिकारों का ज्ञान, संगठन का ज्ञान, संघर्ष करने का ज्ञान। कंटे भील के संघर्ष में, रेंगा कुरकू की लड़ाई में आप अगर जब देखोगे दोनों जन रणनीति बनाते थे तो 12-12 साल के लोग भी, बच्चे भी उनके साथ में उस वक्त इस रणनीति में शामिल रहते थे। क्या काम होगा? उस संघर्ष की बदौलत है आज तुम्हारे हिस्से में जमीन आई। किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, कोई नेता ने भी नहीं दिया। ये प्रोविजन पहले बना, बाद में संविधान में है। डॉक्टर अंबेडकर की जो माता थी, उनको कबीर की कहानियां, उस वक्त ये वनांचल में ये जो क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, इसमें कबीर का बड़ा महत्व होता था, उनके दोहे का बड़ा महत्व होता था। उस वक्त कबीर के बारे में उनको समझाती थी, लेकिन समझाते समझाते एक कहानी भगवान कंटे भील की होती। ऐसा कोई घर नहीं था, ऐसा कोई गांव नहीं था, जब लोग मांगने जाते थे तो वो मांग कर गाना गाते गाते कंटे भील रेंगा कुरकू के जो गाने हैं उसको गाते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, और वो गाते गाते लोगों से भीख मांगते थे, उनका हवाला देते थे। यानी उस वक्त, आज हम भगवान के नाम पे दे दे बाबा, ये जो भिखारी लोग बोलते हैं, उस वक्त हमारे लोग कंटे भील के नाम से दे दे, रेंगा कुरकू के नाम से दे दे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका स्थान क्या था, भगवान जैसा स्थान था उनको हम याद करें। ये प्रश्न बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। वो क्रांतिकारी कहलाना और उनको थोड़ा सा शॉर्टकट में हार पिला देना, ये गलत बात है। ये मिशन के लोग अगर कोई भी करता होगा तो मिशन के साथ गद्दारी कर रहा है, समाज के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको उस मिशन को समझाना पड़ेगा। भाइयों, एक मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं कि देखो, वो भीख भी मांगता था लोगों के बीच में, गरीब के घर में, जो कुरकू समाज का, गोंड समाज का, प्रधान समाज का, भील समाज का, बारेला, बिलाला, इनके पास जाके, उधर आपके बैगा, इनके पास जाके भिखारी से भीख मांग रहा है, जिनके पास खुद खाने को नहीं है। ऐसे लोगों के सामने वो झोली फैलाता और वास्ता किसका देता? कंटे भील के नाम से दे दे, रेंगा कुरकू के नाम से दे दे। उनके नाम से लोग भीख देते थे, उनके नाम से लोग खाना देते थे, उनके नाम से लोग सब कुछ देते थे। ये मामूली बात नहीं है। उनका स्थान कितना बड़ा होगा। षड्यंत्र के रूप में हमारे क्रांतिकारियों को चोर बोलने का किसी ने अपने बच्चे का नाम रेंगा कुरकू नहीं रखा, बाजू वाले भी भूल गए उनको बुलाया गया, जानबूझ के ये षड्यंत्र किया। और मिशन ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी क्रांतिकारियों के इतिहास को सामने लाया, उसको समाज का हिस्सा बनाया। ये केवल रेंगा कुरकू, ये सब्जेक्ट कुरकू समाज का नहीं है, ना ही भील समाज का, ये पूरे देश के आदिवासियों का विषय है। सतपुड़ा का रेंगा कुरकू अमेरिका कैसे जाएंगे इस पे काम करने के लिए मिशन चलाना है, वहां के आदिवासियों को मालूम होना। स्वाभिमान के साथ बोलना चाहिए आपने कि हम रेंगा कुरकू की औलाद है, हम कंटे भील की औलाद है, बिरसा मुंडा की। कोई जातिवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई संगठनवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद पे बात करना। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं पूर्ण क्रांतिकारियों की बात आपके सामने। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, सीपीएन बरार एक्ट है, महाराष्ट्र अलग होने से मध्य प्रदेश बनने के पहले का जो लॉ है, उस पर आप कभी बात करो, आपको समझ में आएगा कि इनका योगदान क्या है। साथियों, ऐसे महापुरुषों को याद करने के पीछे की बात क्या है? देखिए, विषय कैसे रहता है कि शहीदों का, आदिवासी शहीदों पर बात कर रहे हैं,
और उसके साथ समाज का अस्तित्व और अस्मिता पे बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि आदिवासी समाज जिंदा है सिर्फ शहीदों की वजह से जिंदा है। किसी राजा का योगदान नहीं है, किसी भगवान का योगदान नहीं है, किसी धर्म का योगदान नहीं है, केवल शहीदों का योगदान है। ये समाज के लिए लड़े हैं, इन्हीं लोगों ने समाज को बचाया है। हम लोग गर्व से बोलते हैं हमारे राजा थे। चलो मैं भी बोलता हूं। मेरे सामने दूसरा सवाल है, जब हमारे राजा थे तो हमारे समाज के आदमी के बदन पे कपड़े क्यों नहीं है, उसको रहने के लिए छत क्यों नहीं है, जमीन की बात बहुत हो, फिर आपकी ऐसी स्थिति क्यों है? हाँ, आदिवासी राजा थे, आदिवासियों के राजा नहीं थे वो। आदिवासी राजा और आदिवासियों का राजा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो आदिवासी राजा है तो राजा हो सकता है, भाई आदिवासी जमींदार को राजा बना दिए, लेकिन आदिवासियों का राजा तो फिर वहां संस्कृति आ गई, पूरी व्यवस्था आ गई, और उस व्यवस्था में उनका नियंत्रण आ गया, उनकी हिस्सेदारी आ गई। या राजा के पास 10,000 एकड़ जमीन और उसके बाजू में पड़ोस में आदिवासी जो रहता है उसके पास 10,000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं है, 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट नहीं है उसके पास, बदन पे कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं, खाने को रोटी नहीं, ये स्थिति है। भूख से मर रहे हैं लोग। जिस कोल्पू समाज को रेंगा कोल्पू टंटा भील ने जिंदा रहने की व्यवस्था बताई, उनको लड़ने की व्यवस्था बताई, आज वो कोल्पू समाज उस वक्त जब पूरी जोश में था, पूरा सतपुड़ा उनके पास में था, आज क्या हाल है? भूख से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में बच्चे भूख से मरते हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, वो क्षेत्र मेलघाट है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। भारत को पहचाना जाता है, आदिवासियों को पहचाना जाता है, काय के लिए? भूख से मरने के लिए। 2 साल तक के 3 साल तक के बच्चे का नाम नहीं रखते हमारे लोग, डर के मारे, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे इसकी गारंटी नहीं रहती। 3 साल बाद में उसका नाम रखा जाता है। आदिवासियों के नाम पर हजारों एनजीओ काम कर रहे हैं। पूछो वो एनजीओ को, रेगा कुल्कू को, वो आपके बीच में कौन से नाम को लेके काम कर रहे हैं? चतुराई से एकाध आदिवासी क्रांतिकारी का नाम ले लेंगे, रेगा कुल्कू का नाम ले लेंगे, लेकिन प्रोग्राम आपके बीच में आपका ही। आज आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, अपनी भाषा बोलने से शर्मा रहे हैं, अपना नाम बदल रहे हैं। ये बेईमानी है, धोखा है, बच नहीं पाएंगे हम। रेगा कुल्कू ने बोला था, हम हिंदू नहीं आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है। कोई धर्म का नहीं है आदिवासी, हमारी अपना एक संस्कृति है। उस वक्त भैरव बाबा के बारे में, मेघनाथ यात्रा के बारे में, वो होली से उसका कोई संबंध नहीं है, मेघनाथ यात्रा का एक अलग मीनिंग है, ये रेगा कुल्कू ने लाया है। गौशाला, गौशाला को पहचान रहे हैं हम, गौशाला नहीं, हमारी गौशाला खत्म हो गई, अब गौशाला नाम की चीज हमारे बीच में ला दी। अरे भाई, जानवर को पालना है, वो अपनी जगह अलग है। एक गाय को सम्मान मिलता है, गाय मरती है तो 1 लाख का इंश्योरेंस होता है, लेकिन आदिवासी महिला मरती है तो 30,000 का इंश्योरेंस नहीं होता। यानी आदिवासी महिला की इज्जत एक गाय से कम हुई है। हमारे ही पढ़े लिखे लोग उसको गौ माता बोलते हैं और अपनी माता को माता भी नहीं बोलते। ये हालत हो गई। इसका मतलब हमने रेगा कुल्कू ने जो बताई हुई विचारधारा है, जो उनका सिद्धांत है, जो उनका सामाजिक मिशन था, उसके साथ धोखा किया है।
और जो समाज अपने महापुरुषों के साथ, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ दिया, उन्हीं के साथ धोखा करते हैं, वो कैसे सुखी हो सकते हैं भाई? ये सुखी नहीं हो सकते। हमारे कुछ लोगों को धार्मिक बना दिया गया है, उनके दिमाग में कुछ अलग बातें डाल दी गई, उसको समाज, अधिकार, अपने बच्चों का भविष्य, आने वाले समय में क्या होगा, देश में क्या चल रहा है, कुछ मालूम नहीं है। उनको देश से अलग कर दिया गया है, उनको राष्ट्रीय प्रवाह से ही बाहर कर दिया गया है। हम लोग समझ ही नहीं रहे कि हमारा क्या महत्व है आज, हमारे लिए कौन सा आंदोलन जरूरी है, इन महापुरुषों का आंदोलन हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैं 3 बातें आपको रेखा कुरकू जी के बारे में बताना चाहता हूं, जिसपे रिसर्च चालू है। हम रुके हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में अलग अलग भावनाएं डाल के उनको गलत गलत इतिहास बताने का काम चालू है। पिछले ही 1 साल पहले हमने 26 जनवरी को सबके सामने ये चीज साबित करके बताई कि 26 जनवरी महानायक भगवान टंटा भील का जन्मदिन है। 22 जुलाई का जो तिथि आप लोगों ने रखा है, मैं उससे एग्री हूं, मैं समझता हूं, लेकिन ये जो 22 जुलाई है, ये वास्तविकता में 22 जुलाई को क्या होता था पूरे सतपुड़ा में, इस बारे में नहीं मालूम। 22 जुलाई को आप देखना, आपको रिकॉर्ड में मिलेगा, 22 जुलाई को जमीनों का आवंटन हुआ था, आदिवासियों को जमीनें बांटी गई थी 22 जुलाई को, ब्रिटिश रिकॉर्ड में मेंशन है। मुर्मू को जमीन मिली 22 जुलाई को, भील को जमीन मिली, गौड़ को मिली 22 जुलाई को ही। क्यों? अंग्रेजों ने किया था ये प्रोग्राम, ये होलकर प्रेसिडेंसी ने नहीं किया था, यह ब्रिटिश एम्पायर की वजह से हुआ और उन्होंने 22 जुलाई को बांटा हो। स्टीफन शॉर्ट करके एक ब्रिटिश पत्रकार है, उसने ये प्रश्न खड़ा किया था कि ये 22 जुलाई क्या दिन है। ये भूमि परिवर्तन दिवस है, ये आदिवासी भूमि परिवर्तन दिवस है। जो जमीन आपसे छीन ली गई थी, उस जमीन को 22 तारीख को लौटाया गया, जिस दिन महानायक क्रांतिकारी रेंगा कोरकू का जन्मदिन है। यह महत्व है। भूमि परिवर्तन दिवस, आदिवासी भूमि परिवर्तन दिवस, जिसने आपको भूमालक बनाया, जिसने आपको मालिक बनाया। आप एक दूसरे को मालिक बोलोगे तो आपको क्या फील होता है, थोड़ा देखो आप। जय टंडा मामा, जय रेगा कोरकू, जय बिरसा, ये बोलने से क्या फील होता है? मालिक बोलने से क्या आपके मन में आती है भावना, थोड़ा समझिए आप। मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामाजिक भावना को आपके सामने स्वतंत्र रूप से प्रकट कर रहा हूं, और वो भावना जो हमारे पूर्वजों की थी, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। राजनीति आप तभी कर सकते हो जब आपके पास सामाजिक नीति हो, जिसको राजकारण बोलते हैं आप तभी कर सकते हो जो आपके पास समाजकारण हो। आपका तो अपना समाजकारण ही खत्म हो गया है, आपका समाज ही खत्म हो गया है। शादी में और मैयत में जाने से समाज नहीं होता। कौन है आपके समाज के लिए, कौन दे रहा है, कौन है इसके चालक पालक मालक? आदिवासियों के। अगर किसी ने सवाल किया तो आदिवासियों के पास में क्या जवाब है? लेकिन उस वक्त जब टंटा भील का आंदोलन चल रहा था, रेंगा कोरकू का आंदोलन चल रहा था, राघोजी भांगरे का आंदोलन चल रहा था, बाबूराव शेणमागे का आंदोलन चल रहा था, तब समझ में आता था कि यही हमारे चालक पालक लोग हैं। यानी हमारी सामाजिक जीवन की जवाबदारी लिए भगवान ने नहीं लिया, किसी राजा ने नहीं लिया, आपके माँ बाप ने भी नहीं लिया।
जो हमारे सामाजिक माँ बाप है, जो हमारे सामाजिक गार्जियन है, पालक है, चालक है, बालक है, जिनको गॉड बोलते हैं हम, जिनको भगवान बोलते हैं, ये वो भगवान। हमने इनका स्थान भगवान से बढ़ा है। आपका समाज आज है, आप आदिवासी हो करके आपके हिस्से में कुछ है। आदिवासी नहीं रहते तो क्या रहता आपके पास, बताइए। नहीं रहते आप आदिवासी, आपको पहचान नहीं मिलती, कोई संविधान में आपके लिए प्रावधान नहीं होते, क्या करते आप? थोड़ा सोचिए, क्या अवस्था रहती है आपकी। जिन्होंने हमसे छीना है, हमको कुछ नहीं दिया है, वो लोग हमारा नेतृत्व कैसे कर सकते हैं भाई? वो हमको मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने हमको निचोड़ डाला है, जिन लोगों ने हमको छिन्न भिन्न कर दिया है, जिन लोगों ने हमारा दमन किया है, वो हमारा नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? यही सवाल था रेंगा कुर्कू का। टट्टा मामा इसलिए रेंगा कुर्कू को मानते थे। आपको देखो, मैं क्यों बोल रहा हूं ये, मैं मेरे पास इसका स्टेटस है। अगले बार अपन लोग जो अगला जयंती रहेगा भगवान रेंगा कुर्कू का, वो जयंती हम लोग बहुत क्रांतिकारी तरीके से देश के सामने मनाएंगे। हम बताएंगे भगवान टट्टा भी कौन थे और उनके सिपे सालार, उनका कैडर, उनका सैनिक कौन था, रेंगा कुर्कू क्या था, डोमिगोन कौन था, ये हम समझाएंगे। आप एक बात को ध्यान से समझिए कि रेंगा कुर्कू ने क्या बोला। मैं ये आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये बात समझ गई, पहला सिद्धांत रेंगा कुर्कू का मैंने बताया कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ सिद्धांतों से नहीं लड़ता है, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र से लड़ता है। और षड्यंत्र का जवाब देने के लिए हमारे पास सामाजिक रणनीति और सामाजिक मिशन का होना बहुत जरूरी है। ये बात रेंगा कुर्कू ने किसको बोली? भगवान टंटेबिल को समझाई। ये दोनों भगवान और रेंगा कुर्कू, भगवान टंटेबिल को भगवान बोलते थे, टंटेबिल को भगवान बोलते थे, और रेंगा कुर्कू को भगवान बोलते थे मालिक, टंटेबिल मालिक बोलते थे। उनको सब लोग भगवान बोलते थे टंटेबिल को, लेकिन टंटेबिल रेंगा कुर्कू को मालिक बोलते थे, अपने साथियों को मालिक बोलते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये सब चीजें हुई तो रेंगा कुर्कू ने भगवान टंटेबिल को एक बात बोली कि भगवान, हमको पल पल इस बात की जांच करते रहना पड़ेगा, कहीं हमारे विचारों का नेतृत्व हमारा दुश्मन कर रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है ये, कोई चिल्लर बात नहीं है। हमको पल पल इस बात का चिंतन और संशोधन करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा कि हमारे विचारों का नेतृत्व कहीं हमारा शत्रु कर रहा है क्या? अगर ऐसा है तो ये मान लो कि हम लड़ाई हार गए। यानी दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीदकर आप दुश्मन के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये बात रेंगा कुर्कू बता। यानी आपकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए, आपके शत्रु की विचारधारा नहीं, आपकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए। ये बात रेंगा कुर्कू बोलते हैं। आपको राघोजी भांगरे के भी सिद्धांतों को जब आप देखते हो तो इसी टाइप के इनके क्रांतिकारी सिद्धांत होते हैं। ये कोई आम आदमी थे क्या जो इस तरीके से सोच सकते हैं? इनको आप अनपढ़ बोलते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं किए बोलते हो। तो राजा का क्वालिफिकेशन इनके सामने फेल है, इनके दिमाग के सामने भगवान फेल है। जो भगवान आपके बारे में नहीं सोच सका, वो रेंगा कुर्कू और आपके क्रांतिकारियों ने सोचे, राघोजी भांगरे ने सोचा, बाबूराव शर्मा ने सोचा। इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, फांसी के तख्ते पे हंसते हंसते समाज के लिए लटक गए। जात के लिए नहीं, क्षेत्र के लिए नहीं, समाज के लिए। इसलिए
समाज के भगवान है, ये बेस है इसका। आपको अगर समाज को बचाना है तो उन्हीं क्रांतिकारियों की विचारधारा बचा सकती है जिन्होंने आपके लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, और उन्हीं विचारधारा को लेकर आप इस समाज के लिए लड़ सकते हैं, वरना आप नहीं लड़ सकते। आप किसी धर्म के भरोसे, भगवान के भरोसे, जात के भरोसे, एक आध संगठन के भरोसे, किसी पार्टी के भरोसे, किसी नेता के भरोसे आप समाज का निर्माण भी नहीं कर सकते, समाज को परिवर्तन भी नहीं ला सकते, और समाज की दिशा भी निर्धारित नहीं कर सकते, समाज को सुरक्षित भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये सब चीजें करना है तो मिशन चलाना पड़ेगा, जो मेगा को ने बताया, जो पेंड्या मामा ने बताया, जो राघुजी मामरे ने बताया, जो बाकी लोगों ने बताया। हम इसके ट्रैक से अलग हो गए, हम इस ट्रैक से बाहर हो गए, हम अलग हो गए, ये इस लाइन में हम जा ही नहीं रहे। हमें नौकरी तुम इनके भरोसे कर रहे हो, हम नौकरी इन्हीं के भरोसे कर रहे हैं, आरक्षण इन्हीं की वजह से मिल रहा है, हमारी पहचान इनकी वजह से जिंदा है, हमारी सामाजिक पहचान के बुनियाद ये लोग हैं, और हम इनके विचारों का आदर नहीं कर रहे हैं, इनके विचारों के मिशन को नहीं चला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो। मैं नैतिक रूप से बहुत ऐसा बोलता हूं कि अगर ऐसा प्रयत्न कहीं नहीं होना चाहिए कि ये भील क्रांतिकारी है, ये कोरकू क्रांतिकारी है, ये गोंड क्रांतिकारी है, ये ऐसा क्षुण बुद्धि, ये बचपना नहीं होना। क्रांतिकारियों की कोई जात नहीं, उनकी एक ही जात थी, बस समाज। वो संपूर्ण समाज के बारे में सोचते हैं। आदिवासी क्रांतिकारियों की वजह से भारत निर्माण हुआ है भाई, लड़ाई उन्होंने लड़ी है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। जो राजनीतिक लड़ाई थी, जो सत्याग्रह और बाकी सब चीजें की गई, राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष था, लेकिन जो आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी वो सामाजिक संपत्ति और सांस्कृतिक क्षेत्र अधिकार का प्रश्न था। वो पूरा परिवर्तन की लड़ाई थी जिसको गुलाम बोलते हैं। आज के दिन भगवान बेगम हमारे सामने जो प्रश्न आते हैं कि भाई रेखा कोरकू, यानी केवल ये कोरकू नाम लगने से वो पूरा केवल कोरकू जनजाति के रूप में नए नए। रेखा कोरकू देश के आदिवासियों के नेता थे, देश के नेता थे। जो आदिवासियों का नेता वो देश का नेता, क्योंकि देश आदिवासियों का है। ये षड्यंत्र होता है कि हमारे नेताओं को केवल आदिवासी का नेता बोल देते हैं। हमने अंग्रेजों के भी खिलाफ में लड़ी है, 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है, नाम ही नहीं है उनका। स्वतंत्र सेनानी के प्रमाण पत्र दूसरों के पास, जिन्होंने झंडे पकड़े, जिन्होंने गर्दन कटाई, उनके पास नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इमरजेंसी में, आपातकाल में जिन लोगों ने जेल में गए उन लोगों को गवर्नमेंट ने पेंशन लागू करी। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया उनको पेंशन लगाओ पड़ा, एक भी परिवार नहीं छूटेगा आदिवासी का, एक भी परिवार, क्योंकि पूरा आदिवासी समाज क्रांतिकारी है, वो स्वतंत्र सेनानी बुनियादी है। लेकिन आपका इतिहास दबाया गया है, आपके साथ षड्यंत्र किया गया है। इन सब चीजों को आप समझो। अगर आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आपको पूरे आदिवासी समाज का निर्माण करना है, उसी अवस्था में जाना है पहले जहां से आप आए थे। पूरे आदिवासियों का डीएनए एक, उनकी संस्कृति एक, बोली भाषा अलग हो सकती है लेकिन उनका डीएनए, संस्कृति, खून जो है वो एक है, उनका संघर्ष भी एक है, उनकी समस्याएं भी एक जैसी है, इसलिए उनका मिशन भी एक जैसा होना चाहिए। यही लाइन को लेकर उनका समाज भी एक जैसा होना चाहिए, उनका जीवन भी एक जैसा होना चाहिए। इसी लाइन को भगवान टंटाभील रेखा कोरकू ने हमको बताया, इसी लाइन को राघोजी भांगरे ने बताया, इसी लाइन को बिरसा मुंडा ने बताया, इसी लाइन को बाबूराव शर्मा ने बताया, और ये मिशन है हमारा। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं साथियों। आप किसी पार्टी में जाओगे कुछ देर के लिए काम, चलो ठीक है, समाज का क्या? जिस समाज में आप पैदा हुए हैं
पैदा होते से आपको नाम मिला है, पैदा होते से आपको पहचान मिली है। आपके बदन पे कपड़े नहीं है, यहाँ तक के ठीक है, लेकिन जब गौर गौर से एक नंगे बदन वाला आदिवासी बोलता है कि हाँ मैं इस देश का मालिक हूँ, यहाँ का मूल मालिक हूँ, यहाँ की जल जमीन जंगल का मालिक हूँ, ये भारत मेरा देश है, तब इस देश के राष्ट्रपति को भी 2 मिनट के लिए सोचना पड़ता है कि ये कौन बोल रहा है, ये किन्हीं वजह से बोल रहे हैं। यही सोच थी एक क्रांतिकारियों की कि समाज के आदमी को यह बात बता दिया जाए कि तू इस देश का मालिक है। ना ही तू क्रिमिनल ट्राइबल है, ना ही तू कोई वनवासी है, तू तो इस देश का मालिक है, आदिवासी है। ये चीज समझाने का प्रयास, इन चीजों के लिए अपनी पूरी जान दे देना, आपके जल जमीन जंगल की रक्षा, आपकी संस्कृति की रक्षा को, उसको संभालने के लिए जो प्रहरी जिसको बोलते हैं, समाज प्रहरी जिसको बोलते हैं, ये वो लोग हैं। और क्रांतिकारियों को आप गुलदस्ता देकर या उनको सिर्फ हार पहना के ये उनके लिए नहीं हो सकते। उनके विचारों का सही स्मरण करना आज बहुत जरूरी है, थोड़ी ही मात्रा में सही। इस कोरोना के आपातकाल में कुछ तो हम भगवान रेंगा कोरकू के बारे में, टंटाबिल के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि रेंगा कोरकू टंटाबिल ये सब्जेक्ट एक है। राघोजी भांगरे, रेंगा कोरकू, टंटाबिल ये सब्जेक्ट एक है। बाबूराव शर्मा के टंटाबिल, राघोजी भांगरे, रेंगा कोरकू ये सब्जेक्ट एक है। और इन सब्जेक्टों को लेकर जिसने इन विषय को लेकर पूरे देश में आखिरी नेतृत्व जिसने किया वो है महामानव भगवान बिरसा मुंडा, जिसकी वजह से इन जिनके विचारों ने इन तमाम शहीदों तक हमको पहुंचाया है, उनकी प्रेरणा हमारे सामने आती है। इन तमाम लोगों के लिए आज के दिन हम लोगों ने सोचना चाहिए, जिस मिशन में आप काम कर रहे हैं वो उन्हीं क्रांतिकारियों का मिशन है, ये हमारा नहीं है, ये उन्हीं का मिशन है जिसको हमें चलाना है। और ये कोशिश जारी है, इस मिशन को आपको तन मन धन से मदद करना है। एक एक गांव में आपको अपनी शाखाएं डेवलप करना है, संगठन को खड़ा करना है, शिविरों में आना है, कैडेट्स के लिए तैयार होना है। पढ़े लिखे लड़कों से मेरी अपील है, कर्मचारी अधिकारियों से अपील है कि सब जुड़ के काम करो। समय बहुत कम है आपके पास, आप पे हमले बढ़ रहे हैं, आप पे अटैक हो रहा है। आपको अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की संविधान को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आपको एक सतर्क सामाजिक जीवन जीना पड़ेगा। और इसी सतर्क सामाजिक जीवन को सामाजिक दीक्षा बोलते हैं, जो सामाजिक दीक्षा की बात गौशाला के रूप में रेंगा कोरकू ने भगवान टंटाबिल ने अपने सामने रखी है। साथियों, आज के दिन थोड़ा ही क्यों ना हो इस पे चर्चा हुई। ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। पूरे क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा वाद जिसको हमने बिरसावाद नाम दिया है, ये केवल बिरसा मुंडा के नहीं, पूरे क्रांतिकारी के विचारों को लेकर बनाया हुआ सिद्धांत है, एक सामाजिक वैचारिक सिद्धांत है जिस पर पूरे क्रांतिकारी चले हैं। उसी सिद्धांत को लेकर आने वाली पीढ़ी ने भी चलना चाहिए, ताकि वो अपनी समाज की और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, एक स्वाभिमानी सामाजिक जीवन जी सके, एक सुरक्षित सामाजिक जीवन जी सके, एक सुनियोजित सामाजिक जीवन जी सके, एक विकासशील सामाजिक जीवन जी सके। इस उद्देश्य से हम लोग हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों को याद करते हैं। बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की तरफ से, ऑल इंडिया इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से, हमारे आदिवासी संगठनों की तरफ से, हमारा आदिवासी बचाओ आंदोलन की तरफ से, आदिवासी विचार मंच की तरफ से और पूरे आदिवासी मिशन की तरफ से महानायक रेंगा कोरकू को क्रांतिकारी अभिवादन। जय बिरसा। अगले जिसपे हम 9 अगस्त के लिए मिलेंगे, उसके पहले हम लोग ये करेंगे, आप कार्यकर्ताओं से विनंती है कि आप तमाम लोग ये नेटवर्किंग और 9 अगस्त के प्रोग्राम का एक मैनिफेस्टो हम लोग निकाल रहे हैं। हमारा एक सामाजिक मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं आप लोग घोषणा पत्र, आदिवासियों का सामाजिक घोषणा पत्र, जो पूरे देश में इस मिशन के बारे में आने वाले समय में हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, किस तरीके से सोचना है, हमारे
मुख्य प्रश्न कौन से है, हमको कैसे काम करना है, इसका एक दिशा निर्देशन करने वाला मिशन का एक घोषणा पत्र निकलेगा जो 9 अगस्त को उसकी हम लोग पूरे आंदोलनों में उसका हम लोग प्रकाशन करेंगे। और आप तमाम लोगों से विनती है कि आप एक दूसरे के संपर्क बना के अपने अपने क्षेत्र में 9 अगस्त के प्रोग्रामों का एक ब्यौरा संगठक मंडल की तरफ अपने जो मेन संगठक लोग हैं वहां तक पहुंचाओगे और उसकी तैयारी अभी से करोगे। हमारे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमको ऐसा डाउट था कि हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत अच्छा समय है हमारे लिए, ये तैयारी हम लोगों को कर लेना चाहिए। इस फेसबुक लाइव पर मैं आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सुना। मैं बहुत दूर से, मेरे निवास स्थान से काफी दूर हूँ मैं, 700-800 किलोमीटर पे से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। कुछ समय में थोड़ी गड़बड़ हुई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे। जय बिरसा, जय आदिवासी।